नमस्कार साथियों, मैं आपका विनोद शिकरवार। और आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी लंबा समय लग जाता है वीडियो आने में हमारी। देखिए, सीडीपी की वीडियो आने में समय इसलिए लग रहा है या तो कुछ का आवश्यक कार्य, और फिर मेरा पिछले 2 दिन से मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो बनाने में सक्षम नहीं था। और अब हम आज शुरुआत करेंगे। देखिए, मेरा जो साइकोलॉजी का जो चैप्टर चल रहा था यूट्यूब पर ऑनलाइन, इसमें मैं मोटिवेशन टॉपिक को करा रहा था। देखिए, मोटिवेशन टॉपिक में मैं आपको अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, अभिप्रेरणा की विशेषताएं, अभिप्रेरणा के उपनाम, और मैंने आपको अभिप्रेरणा के प्रकार, अभिप्रेरणा चक्र और प्रेरकों का वर्गीकरण, यानी यहाँ तक मैंने आपकी क्लास कवर करा दी है। देखिए दोस्तों, पढ़ाई को आप जारी रखो, पढ़ाई को बंद मत करो, क्योंकि राजस्थान रीट का आज ही जो वहाँ के शिक्षा मंत्री उन्होंने बयान दिया है कि हम सितंबर में ही रीट परीक्षा कराएंगे। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखो, मोटिवेशन को कम मत करो। अगर मोटिवेशन कम होगा तो लर्निंग बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो याद रखना, मोटिवेशन कम मत करना। रीट आपका सितंबर में होगा, आज ही बयान दिया है, और 100% राजस्थान रीट सितंबर में होगा। ठीक है क्या? उससे पहले आपको जो एमपी-टेट वर्ग 3 की परीक्षा है वो भी सितंबर में मध्य प्रदेश सरकार का जो पीवी है, उन्होंने पीवी के द्वारा आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। फिर आगे का देखा जाएगा। अभी हमारा उद्देश्य है केवल पढ़ाई पर जोर लगाना। तो आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे प्यारे मित्रों अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पर। किस पर चर्चा करेंगे? अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। आज हम अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत, देखिए अभिप्रेरणा के सिद्धांत यानी कहने का मतलब है साइकोलॉजी में कोई भी टॉपिक हो, हर टॉपिक के सिद्धांत होते हैं। तो उसी प्रकार पर प्यारी मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, आज हम चर्चा करेंगे अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पर। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में मैं सबसे पहला वो सिद्धांत लूँगा जो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई थी, यानी वर्ग 2 का जो हिंदी का 7 मार्च का पेपर हुआ था। मॉर्निंग की शिफ्ट में क्वेश्चन आया था और 3-4 पेपरों में थ्योरी से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज मैं प्रारंभ करूंगा ऐसे सिद्धांत से जो आपको काफ़ी कम बुकों में देखने के लिए मिलता है, काफ़ी कम एकेडमी वाले सिद्धांत के बारे में पढ़ाते हैं, काफ़ी कम टीचर्स लोग इस सिद्धांत के बारे में बताते हैं, और एग्जाम के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको पता होना चाहिए। देखिए, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, देखिए पूरी साइकोलॉजी में 3 द्विकारक सिद्धांत हैं, 3 टू फैक्टर थ्योरी है। पहला है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, संवेगों का द्विकारक सिद्धांत स्केल्टर, और अभिप्रेरणा में भी द्विकारक सिद्धांत है जो कि फ्रेडरिक हजबर्ग के द्वारा, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, 1966 में यानी 1966 में फ्रेडरिक हजबर्ग के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो गाइज, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत अपन पढ़ेंगे अभिप्रेरणा का। इस सिद्धांत का नाम क्या है? अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत भी इसको अपन बोलते हैं। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत, ध्यान रखना, यानी कहने का मतलब है हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इसको बोलते हैं अपन हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इसको बोलते हैं। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत, इसको गाइस हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोलते हैं। और इस सिद्धांत का प्यारे मित्रों दूसरा नाम है अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत। इसका दूसरा नाम क्या है? अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत, यानी अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत, यानी 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ध्यान रखना प्यारे मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहला काम यह है
कि जो अभिप्रेरणा का जो स्वास्थ्य सिद्धांत था, इस स्वास्थ्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसको अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत या अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत भी बोलते हैं या अभिप्रेरणा का द्वितत्व सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना प्यारे मित्र, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक हजबर्ग। फ्रेडरिक हजबर्ग, ये वर्ग 2 की परीक्षा में पूछा जा चुका है सिद्धांत। फ्रेडरिक हजबर्ग अमेरिका के रहने वाले थे। सन 1966 में इन्होंने अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत दिया था। देखिए, फ्रेडरिक हजबर्ग ने 2 सिद्धांत यानी 2 कारक अपने सिद्धांत के अंतर्गत बताए, इसलिए इसको द्विकारक सिद्धांत कहा जाता है। पहले थे स्वास्थ्य विज्ञान कारक यानी स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित कारक। दूसरे थे जिनको हम मोटिवेटर फैक्टर बोलते हैं, मोटिवेशन फैक्टर बोलते हैं या मोटिवेटर्स अभिप्रेरक कहा जाता है। तो ध्यान रखना। अब मैं आपको इस थ्योरी के अंदर की ओर लेके चलता हूँ। अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत प्यारे भाइयों बहनों क्या कहता है? देखिए, अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत जो फ्रेडरिक हजबर्ग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इस सिद्धांत के अंतर्गत फ्रेडरिक हजबर्ग ने 2 फैक्टर बताए हैं। पहला फैक्टर है जिसको अपन बोलते हैं स्वास्थ्य विज्ञान कारक यानी स्वास्थ्य विज्ञान कारक या इसको स्वास्थ्य कारक बोलते हैं मित्र। दूसरा है, इस कारक का नाम है अभिप्रेरक या मैं अभिप्रेरक कहूँ या फिर अभिप्रेरणा कारक। स्वास्थ्य विज्ञान कारक प्यारे भाइयों बहनों, इसे अपन हाइजीन फैक्टर बोलते हैं। इसे अपन कौन सा फैक्टर बोलते हैं? हाइजीन फैक्टर बोलते हैं। अभिप्रेरक यानी दूसरा बोला है जिसको अपन प्यारे मित्रों मोटिवेटर्स बोलते हैं, यानी इसको मोटिवेटर्स कहा जाता है, इनको स्वास्थ्य विज्ञान कारक कहा जाता है। अब मैं एक एक करके बहुत सी बातें आपको बताऊंगा सिंपल वे में। बिल्कुल सबसे पहली बात कि जो स्वास्थ्य विज्ञान कारक है, ये कारक व्यक्ति के वातावरण से संबंधित होता है, इसलिए इस कारक को फ्रेडरिक हजबर्ग बाह्य कारक भी बोलते हैं। ये जो अभिप्रेरक हैं, ये व्यक्ति के एक तरीके से अंदर यानी इंटरनल मोटिवेशन से रिलेटेड होते हैं, तो इनको अपन आंतरिक कारक बोलते हैं। ध्यान रखना कि ये जो अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत है, हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या 2 फैक्टर थ्योरी जिसको अपन बोलते हैं, ये आपको BBA, MBA, MCOM, BCOM यानी कॉमर्स की क्लासेस जो होती हैं, कॉमर्स की बुकों में भी ये सिद्धांत मिलेगा। खासकर ये कॉमर्स की थ्योरी है जो कि PB ने पूछ ली है, वैसे मोटिवेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, हाइजीन फैक्टर होते हैं, ये वातावरणीय फैक्टर कहलाते हैं। ये कौन से फैक्टर कहलाते हैं? वातावरणीय फैक्टर कहलाते हैं। जो मोटिवेटर्स होते हैं, ये व्यक्ति के आंतरिक फैक्टर होते हैं यानी आंतरिक कारक कहलाते हैं। पहला कारक कौन सा है? हाइजीन फैक्टर। दूसरे कारक कौन से हैं प्यारे मित्रों? मोटिवेटर्स। याद रखना है, पहले कारक कौन से हैं? हाइजीन फैक्टर गाइस। दूसरे हैं मोटिवेटर्स यानी अभिप्रेरक। अब होता क्या है इनमें, मैं एक और बात बता दूं कि देखिए, कहने का मतलब है ये जो कारक है व्यक्ति को डिससेटिस्फाई करते हैं, यानी क्या देते हैं? असंतुष्टि। यानी कहने का मतलब है ये कारक क्या देते हैं? व्यक्ति को असंतुष्टि प्रदान करते हैं। ये जो कारक होते हैं अभिप्रेरक, ये व्यक्ति को क्या प्रदान करते हैं प्यारे मित्रों? ये संतुष्टि देते हैं। यानी जो हाइजीन फैक्टर होते हैं, हाइजीन फैक्टर असंतुष्टि देते हैं और जो मोटिवेटर्स होते हैं ये संतुष्टि देते हैं। यानी कहने का मतलब है हाइजीन फैक्टर के ना मिलने पर क्या है? असंतुष्टि होती है। एक तरीके से इसमें आता क्या क्या है, ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये जो स्वास्थ्य विज्ञान संबंधी कारक है, जैसे कोई मान के चलो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एक तरीके से कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो एम्प्लॉय की कुछ नीड्स होती हैं। एम्प्लॉय की जैसे देखा जाए तो सैलरी है अपनी, ठीक है क्या? सैलरी है अपनी, पॉलिसी यानी एक तरीके से जो कंपनी की पॉलिसी है वो कंपनी की पॉलिसी नहीं मिले, यानी सैलरी टाइम पे नहीं मिले,
और देखा जाए तो अपना जो कर्मचारी का बीमा है, उसके बच्चों की देखभाल है, उसकी जो सुरक्षा है, ये जो फैक्टर हैं पूरे के पूरे। देखो सैलरी एक बाह्य कारकों में आती है, कंपनी की पॉलिसी है और कंपनी के जो भी बीमा होता है कर्मचारी का, बच्चों की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा एवं देखभाल। यदि ये चीज़ें किसी कर्मचारी को नहीं मिलती हैं, किसी कंपनी में वर्क करने वाले एम्प्लॉय को नहीं मिलती हैं, तो वो उसको क्या प्रदान करती हैं? असंतुष्टि प्रदान करती हैं। यानी कहने का मतलब है ये वातावरण पर आधारित होते हैं हाइजीन फैक्टर, और ये एक तरीके से आंतरिक होते हैं। अब कहने का मतलब है इनका संबंध किससे होता है? इनका संबंध वातावरण या बाह्य जगत से होता है, जो कि कंपनी में काम करने वाले वर्कर को ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो उसके अंदर असंतुष्टि का भाव पैदा होता है और वो जॉब को क्या कर देता है? छोड़ देता है। और जो अभिप्रेरक होते हैं, मोटिवेटर्स होते हैं, ये मोटिवेटर्स आंतरिक होते हैं। ये व्यक्ति की उपलब्धि व प्रगति से संबंधित होते हैं। उपलब्धि व प्रगति से संबंधित होते हैं। एक बंदा है जो कि कंपनी में काम करने के लिए आया हुआ है और वो फर्स्ट डे जब काम करता है तो उसके जो मोटिवेटर्स होते हैं वो एक ही सोच लेकर के चलते हैं। यदि मैं, कहने का मतलब ये है, यदि मैं काम अच्छा करूँगा तो एक मैं अच्छे अचीवमेंट को प्राप्त करूँगा और प्रोग्रेस बहुत जल्दी करूँगा, तो वो क्या है, काम को मन लगा करके करता है क्योंकि उसे संतुष्टि मिलती है अपनी उपलब्धि व प्रगति को देख करके। याद रखना, तो यहाँ पर ये संतुष्टि देते हैं, ये असंतुष्टि देते हैं। इनको हाइजीन फैक्टर दूसरे हैं मोटिवेटर्स। ये वर्ग 2 में इस सिद्धांत से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था, अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो फ्रेडरिक हजबर्ग के द्वारा 1966 में, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, इनके द्वारा हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी गई थी। इसमें पहला फैक्टर है हाइजीन फैक्टर, दूसरा है मोटिवेटर्स। याद हो गया होगा गाइस? मैं आशा करता हूं कि ये थ्योरी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब मैं अगला सिद्धांत अभिप्रेरणा का प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूं, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं हर परीक्षा में। इसके बाद में अगला सिद्धांत प्रारंभ करता हूं। ये था अपना हाइजीन फैक्टर थ्योरी थी ऑफ मोटिवेशन, यानी एक तरीके से 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बोलते हैं इसको। अब इसके बाद अभिप्रेरणा का आप लोग जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि मैं अभिप्रेरणा के इसके बाद अगले कौन से सिद्धांत की चर्चा करने के लिए जा रहा हूं गाइस। अभिप्रेरणा का अगला सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम क्या है? आप लोग सभी जानते हो, इस सिद्धांत का नाम है आवश्यकता पदानुक्रम या आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता पदानुक्रम या फिर आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत में आवश्यकताओं के पदानुक्रम को समझाया गया है और आवश्यकताओं के अनुक्रम को समझाया गया है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नीड्स हायरार्किक थ्योरी या नीड्स हायरार्किक थ्योरी इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। इस सिद्धांत को और देखा जाए अगले शब्दों में तो इस सिद्धांत को आवश्यकता पदानुक्रम, आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत बोलते हैं। और व्यक्ति की आवश्यकताएं होती हैं, इनको मांग भी बोला जाता है, इसलिए सिद्धांत को मांग का सिद्धांत बोलते हैं। कौन सा सिद्धांत बोलते हैं इस सिद्धांत को? दूसरे शब्दों में कौन सा सिद्धांत बोलते हैं गाइस? मांग का सिद्धांत। यानी मांग का सिद्धांत यानी देखा जाए तो नीड्स थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, नीड्स थ्योरी भी बोलते हैं इसको। तीसरे शब्दों में देखा जाए तो इस सिद्धांत को आत्मसिद्धि या स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं। इसको स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं। देखिए, स्वयथार्थीकरण यानी इसको
एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी बोल सकते हैं अपन इसको, यानी आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत या आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, नीड्स हायरार्किक थ्योरी, इसको मांग का सिद्धांत भी कहते हैं, इसको आत्मसिद्धि का सिद्धांत या स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं। गाइस याद रखना, इस सिद्धांत को दिया किसने था? इस सिद्धांत को प्रमुख मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो के द्वारा इस सिद्धांत को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? अब्राहम मैस्लो। देखिए अब्राहम मैस्लो ने ये सिद्धांत सन 1954 में दिया था, और जब अब्राहम मैस्लो ने ये सिद्धांत 1954 में दिया था तो उनकी एक बुक थी, उस बुक में इस थ्योरी का जो पब्लिश की गई थी ये थ्योरी, उस बुक का नाम था पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। यानी अब्राहम मैस्लो ने सन 1954 में नीड्स हायरार्किक थ्योरी को दिया था। नीड्स हायरार्किक थ्योरी में जो इन्होंने बताया है, व्यक्ति की आवश्यकताओं को बताया है, एक आवश्यकताओं का अनुक्रम बताया है, एक आवश्यकताओं का पदानुक्रम बताया है, और इनकी एक बुक थी पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन नामक बुक में इस थ्योरी का इन्होंने प्रतिपादन किया है। तो गाइज याद क्या रखना है इसमें? सबसे पहले इसके नाम यानी हायरार्किक शब्द। देखो मैंने आपको अभी 2 फैक्टर का जिक्र किया था। अगर आपसे पूछा जाता है हायरार्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंसी तो बर्ट एवं बर्नन। हायरार्किक लर्निंग आपसे पूछी जाती है कभी भी, हायरार्किक लर्निंग किसकी है? तो रॉबर्ट एम गेने, रॉबर्ट मिल्स गेने। यानी आपसे पूछा जाए पदानुक्रमिक अधिगम किसका है या अनुक्रमिक अधिगम किसका है? रॉबर्ट मिल्स गेने का है। आपसे पूछा जाता है बुद्धि का पदानुक्रमिक या अनुक्रमिक सिद्धांत किसका है? तो बर्ट एवं बर्नन का है। आपसे पूछा जाता है हायरार्किक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, तो हायरार्किक थ्योरी ऑफ मोटिवेशन किसकी है? अब्राहम मैस्लो। याद रखना, लिंक करना है, सब देखिए हायरार्किक आएगा। अगर ये इंटेलिजेंसी में जुड़ जाएगा तो बर्ट एवं बर्नन, ये लर्निंग में जुड़ जाएगा तो इसके रॉबर्ट मिल्स गेने हो जाएंगे, और यही हायरार्किक शब्द यदि हम मोटिवेशन में जोड़ते हैं तो किसकी साइड आ जाएगा? अब्राहम मैस्लो। यानी मानवतावादी मनोवैज्ञानिक एक तो अपना अब्राहम मैस्लो है, एक कार्ल रोजर्स है। ये दो क्या है? अपने मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। यानी स्वयथार्थीकरण का सिद्धांत, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी इसको कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार परीक्षा में इसका नाम पूछा गया था स्वयथार्थीकरण पर, लेकिन इंग्लिश टर्म इसकी क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो गाइज याद रखना, तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, निवेदन है इस नामों को नोट कर लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद मैं इस थ्योरी को आगे और समझाता हूँ। हाँ, अब करते हैं अपन आगे की चर्चा। नीड्स हायरार्किक थ्योरी में आगे की चर्चा क्या है कि जो अब्राहम मैस्लो थे, इन्होंने एक पिरामिड के माध्यम से व्यक्ति की आवश्यकताओं को समझाया। किसके माध्यम से? एक पिरामिड के माध्यम से। यानी पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन नामक बुक में पिरामिड के माध्यम से व्यक्ति की नीड्स को समझाया था अब्राहम मैस्लो ने। देखिए ये मैंने पिरामिड बना दिया। इस पिरामिड में मैं व्यक्ति की जो नीड्स हैं उन नीड्सों को एक तरीके से वर्गीकृत करूंगा। तो देखते हैं अपन कौन कौन सी हैं। यानी इन्होंने व्यक्ति की आवश्यकताओं के एक अनुक्रम बताया है, एक क्रम जो सीक्वेंस एक इन्होंने बताया है, एक जो ऑर्डर बताया है, इन्होंने एक क्रम व्यवस्थित किया है। यानी 5 आवश्यकताएं बताई इन्होंने मूलभूत, और एक आवश्यकता की पूर्ति होने पर ही व्यक्ति के अंदर दूसरी आवश्यकता का भाव जागृत होता है। देखिए पहली आवश्यकता, ये इसमें दूसरी, तीसरी, चौथी और इधर हो जाएगी 5वीं। देखिए पहली आवश्यकता है, इस आवश्यकता को अपन बोलते हैं शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक या दैहिक आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता है जिसको अपन बोलते हैं सुरक्षात्मक आवश्यकता। तीसरी आवश्यकता है प्रेम या स्नेह की आवश्यकता, प्रेम, स्नेह या संबंध। और चौथी आवश्यकता है आत्म सम्मान की आवश्यकता।
पांचवी आवश्यकता जिसको अपन आत्म सिद्धि की आवश्यकता भी कहते हैं। तो देखो ये जो शारीरिक या दैहिक होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, इनको अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरी कौन सी है, सेफ्टी नीड्स। तीसरी कौन सी है, तीसरी है अपनी लव नीड्स, या इसको बिलोंगिंगनेस नीड्स भी बोलते हैं। चौथी अपनी इसको अपन सेल्फ एस्टीम नीड्स भी बोलते हैं। पांचवी है इस नीड्स को अपन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स भी बोलते हैं। यानी व्यक्ति की 5 आवश्यकताओं को अब्राहम मैस्लो ने एक पिरामिड के माध्यम से समझाया है, एक पिरामिड के माध्यम से। तो पिरामिड के माध्यम से सबसे पहली बताई है फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरी बताई सेफ्टी नीड्स, तीसरी है लव या बिलोंगिंगनेस नीड्स, चौथी है सेल्फ एस्टीम नीड्स, और जो पांचवी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब थोड़ा इनके बारे में सुनेंगे, 2 मिनट मेरी बातों को आपको सुनना है कि मैं इनके बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि देखिए जो अब्राहम मैस्लो थे ये मानवतावादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं उनको एक पिरामिड में संयोजित किया, यानी निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक। अगर बॉटम से जाएंगे टॉप की ओर तो अपना सबसे पहले बेसिक नीड्स, उसके बाद मेटा नीड्स यानी निम्न स्तर की आवश्यकताएं, और उच्च स्तर की आवश्यकताएं। यानी जब एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, जब व्यक्ति दूसरी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए भागता है। देखिए ये जो शारीरिक या दैहिक आवश्यकताएं होती हैं इनमें कौन कौन सी आती है, एक तो भूख है, एक प्यास है, एक नींद है, एक काम है, एक उत्सर्जन है। ठीक है क्या, भूख है, प्यास है, नींद है, काम है, उत्सर्जन है। सुरक्षात्मक में आपको 2 शब्द पकड़ना है, एक है स्थायित्व, दूसरा है व्यवस्था। स्थायित्व एवं व्यवस्था। प्रेम या स्नेह में आपको याद रखना है परिवार, समाज, और आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि वो मैं आपको बताऊंगा। तो आपको याद रखना है, देखिए मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ। जो शारीरिक हैं इनको नंबर 1, सुरक्षात्मक नंबर 2, प्रेम स्नेह नंबर 3, आत्मसम्मान नंबर 4 और आत्मसिद्धि नंबर 5। ठीक है क्या। तो मैं अब नंबरिंग के माध्यम से आपको अच्छा समझाने का प्रयास करूंगा जितनी मेरी क्षमता है। देखिए एक बार आरटेट में क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, यानी 2011-12 का आरटेट है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि एक माँ भोजन के लिए अपने बच्चे को बेच देती है, तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। देखो सिंपल ही क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन जब आया हुआ था तो हमें काफ़ी परेशान कर गया कि एक माँ भोजन के लिए अपने बच्चे को बेच देती है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ भोजन के लिए अपने बच्चे को बेच देती है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहली बात कि ये वो आवश्यकताएं होती हैं, ये वो आवश्यकताएं होती हैं, यदि इन शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति पाशविक प्रवृत्ति में आ जाता है और वो कुछ भी कर सकता है। ध्यान रखना, यानी जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। तो अब उस माँ ने उस बच्चे को क्यों बेच दिया, एक तो कारण ये था कि मैं अपना पेट नहीं भर पा रही हूँ, माँ तो माँ होती है। तो एक तो ये है कि जब ये किसी के यहाँ चला जाएगा तो इसका वो पेट लालन पालन तो करेगा, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ लालन पालन करेगा वो। दूसरी बात कि इसे मैं बेच दूंगी तो मुझे भोजन मिल जाएगा खाने के लिए। तो ये जो आवश्यकताएं होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, ये व्यक्ति को किसी भी कार्य कराने के लिए मजबूर कर देती हैं। याद रखना, मैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। स्टोरी क्या है, देखिए जॉर्ज अब्राहम मैस्लो जो थे, तो कहने का मतलब है एक उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा
यानी इनके एक दोस्त की फैक्ट्री थी अब्राहम मैस्लो की। तो दोस्त की फैक्ट्री थी तो इन्होंने पहली साल मजदूरों को लगाया। इन्होंने जैसे ही फैक्ट्री को, मिल को खोला इनके दोस्त ने, तो क्या है, मजदूरों को लगाया। मजदूर बेचारे भूखे प्यासे थे तो उनको थोड़ा बहुत पैसा मिलता था, उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती थी। तो जब फिजियोलॉजिकल नीड्स इनके जो दोस्त थे, उनकी कंपनी में जो मजदूर काम करते थे, उनकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती थी, वो बहुत अच्छा काम करते थे जब आए थे भाई। अब वो वर्कर्स अच्छा काम तो करते थे। अब अब्राहम मैस्लो तो समझदार थे। दूसरी साल क्या हुआ कि वे जो कर्मचारी थे, वे जो मजदूर थे, उन्होंने काम में रुचि लेना बंद कर दी। भाई इनके दोस्त ने मैस्लो को बुलाया। मैस्लो को बुलाया, बुलाने के बाद मैस्लो से कहा कि भाई जब ये आए थे तो बहुत अच्छा काम करते थे, लेकिन अब इनका काम में सही से मन नहीं लगता है। मैस्लो को ये बात समझ में आ गई थी कि अभी तो बेटा 2-3 बार और आओगे मेरे पास, अभी तो 3 बार और आना है आपको। तो मैस्लो कहते हैं कि भाई उनसे पूछा गया, भाई अब आप अच्छी तरीके से काम क्यों नहीं करते हो? उनका जवाब एक ही था, साहब क्या करें, हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है, यानी रहने का हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारी नौकरी कब चली जाए, यानी कोई परमानेंस नहीं है, यानी कोई परमानेंट वाली जॉब नहीं है, इसलिए हमारा इस जॉब को करने में मन नहीं लगता है। मैस्लो ने दोस्त से कहा, ऐसा करो, इनको क्या करो, इनको स्थायित्व यानी परमानेंट करो और इनकी क्या करो, रहने की व्यवस्था करो, ये आराम से जॉब करने लगेंगे। दोस्त ने कहा, मैस्लो जी आप जाइए, अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैस्लो जी बोलते हैं कि अभी तो मेरी और ज़रूरत पड़ेगी। फिर क्या हुआ, वो मजदूर बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगे। भाई फिर एक समय आया, उन मजदूरों ने फिर काम करना कम कर दिया, मन लगा के काम नहीं करते थे, प्रोडक्शन अच्छा नहीं आ रहा था, कंपनी को घाटा जा रहा था। तो फिर इनके फ्रेंड ने फिर मैस्लो को बुलाया, साहब पहले तो इनकी ये परेशानी थी, अब परेशानी क्या है? मैस्लो कहते हैं, मैं समझ गया। उन मजदूरों से पूछा गया तो मजदूर कहते हैं कि साहब यहाँ से जाते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, काम करने के बाद कोई हम पे कंधे पे कंधा रखकर सोने वाला नहीं है, यानी कहने का मतलब है कोई साथ सोने वाला नहीं है, हमारा साथ देने वाला नहीं है। कमाएं तो किसके लिए कमाएं, यानी क्या करेंगे इस ज़िंदगी का जी करके जब हमारे से कोई लगाव लगाने वाला ही नहीं है। तो फिर मैस्लो जी ने कहा, इनके लिए इनके फैमिली को बुलाओ, इनके परिवार या समाज को बुलाओ। आपने देखा होगा कि कई देशों में क्या है, यानी अपने इंडिया के विदेशों में लोग जाते थे, जैसे विदेशों में जाते थे तो फैक्ट्रियाँ उनको रख लेती थी, अच्छा पेमेंट देती थी, फिर उनको एक रिवॉर्ड के रूप में बोलती थी कि भाई अब आप अपने यानी 4 वीज़ा पास करवा दिए तो अपने घर वालों को भी आप बुला लाइए। तो बुलाने के बाद क्या होता था, उनको भी रख लेते थे, धीमे धीमे ऐसे उनका परिवार या समाज। तो फिर उन्होंने क्या किया, परिवार या समाज की व्यवस्था कर दी, भाई उनकी फैमिली को वहाँ पर रहने की व्यवस्था कर दी। तो यानी ये अपना प्रेम या स्नेह संबंधी नीड थी। उसके बाद उन्होंने फिर काम को करना कम कर दिया। मैस्लो जी को फिर बुलाया गया तो वो समझ गए, मजदूर बोलते हैं भाई कोई सम्मान नहीं है, सब मजदूर कह के बोलते हैं। तो फिर उनको रिस्पेक्टिव बनाया गया। उसके बाद आत्मसिद्धि यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये व्यक्ति की स्व यथार्थीकरण यानी अंतिम स्तर की आवश्यकता होती है। देखिए भूख, प्यास, नींद, काम, उत्सर्जन, ये एक तरीके से ऐसी आवश्यकताएं होती हैं, इन आवश्यकताओं की अनुपलब्धता में व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। यानी ये चीज़ें व्यक्ति को नहीं मिलती हैं तो उसका जीवन संभव नहीं है। याद रखने वाली बात है। तो यानी ये अब्राहम मैस्लो की हायरार्किक थ्योरी थी। अब याद रखना है कि इस थ्योरी के अंतर्गत देखो 1, 2, 3 यानी 123 नंबर ये 3 आवश्यकताएं हैं अपनी। 123 नंबर इनको अपन बेसिक नीड्स बोलते हैं। कौन सी नीड्स बोलते हैं? यानी निम्न स्तर की आवश्यकताएं। कौन सी आवश्यकताएं बोलते हैं? निम्न स्तर की 1, 2, 3। और जो अपनी 4, 5 हैं
4 और 5 इनको अपन मेटा नीड्स बोलते हैं। कौन सी नीड्स बोलते हैं? मेटा नीड्स, जिनको मेटा नीड्स हिंदी एक्सप्लेन करूं तो उच्च स्तर की आवश्यकताएं। कौन से स्तर की आवश्यकताएं बोलते हैं? उच्च स्तर की आवश्यकताएं बोलते हैं। और देखा जाए तो इसमें जो ये 1 2 3 है, जो इसमें 1 2 3 है, इनको अपन सर्वाइवल नीड्स बोलते हैं। सर्वाइवल नीड्स का मतलब समझ रहे हैं आप? अस्तित्व से संबंधी आवश्यकताएं, यानी अस्तित्व से संबंधी आवश्यकताएं। और जो 4 5 है इसमें, इसको अपन डेवलपमेंटल नीड्स भी बोलते हैं। कौन सी नीड्स बोलते हैं? डेवलपमेंटल नीड्स, यानी विकासात्मक आवश्यकताएं। अब देखो यहाँ से मैंने 4 प्रश्न तो ये क्लियर करवा दिया आपको। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न। आपसे पूछा जाता है कि अब्राहम मैस्लो की हायरार्किक थ्योरी में से कौन सी निम्न स्तर की आवश्यकता नहीं है। पहला ऑप्शन दे देगा, यानी कौन सी बेसिक नीड्स नहीं है। पहला ऑप्शन दे देगा फिजियोलॉजिकल नीड्स, दूसरा दे देगा सेफ्टी नीड्स, तीसरा दे देगा लव या बिलोंगिंगनेस नीड्स। तो हमारा जवाब, और चौथा ऑप्शन दे देगा अपना सेल्फ स्टीम नीड्स। तो जवाब क्या हो जाएगा? सेल्फ स्टीम नीड्स। तो इसी तरीके से क्या याद रखना है आपको कि पहली जो 1 2 3 है, नीचे से 1 2 3 है, इनको अपन बेसिक नीड्स भी बोलते हैं। और जो 4 5 हैं, इनको अपन मेटा नीड्स भी बोलते हैं। और जो अपन और काउंट करेंगे तो ये जो 1 2 3 हैं, इनको सर्वाइवल नीड्स भी बोलते हैं, अस्तित्व से संबंधित आवश्यकताएं। और जो 4 5 हैं, इसको अपन डेवलपमेंटल नीड्स भी बोलते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कभी भी कि निम्नलिखित में से कौन सी बेसिक नीड्स नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाइवल नीड्स नहीं है, यानी डेवलपमेंटल नीड्स कौन सी हैं या मेटा नीड्स कौन सी हैं। तो आपको याद रखना है, पहली 1 2 3 कौन सी हैं? बेसिक एंड सर्वाइवल नीड्स। कौन सी हो गई? बेसिक एंड सर्वाइवल नीड्स, यानी निम्न स्तर की आवश्यकताएं जो व्यक्ति के अस्तित्व से संबंधित होती हैं। यदि ये आवश्यकताएं नहीं मिलती हैं तो व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसका इस समाज में स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। 4 5 इनको मेटा नीड्स, यानी उच्च स्तर की आवश्यकताएं, इनको विकासात्मक आवश्यकताएं भी बोलते हैं, मेटा नीड्स या डेवलपमेंटल नीड्स। क्योंकि ये आवश्यकताएं जब व्यक्ति की मिल जाती हैं तो उसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से हो जाता है, इसलिए इनको अपन डेवलपमेंटल नीड्स बोलते हैं। गाइस याद रखना, पहली 1 2 3 बेसिक नीड्स या इनको सर्वाइवल नीड्स बोलते हैं। दूसरी जो 4 5 है, यानी सेकंड 4 5 है, यानी मेटा नीड्स या डेवलपमेंटल नीड्स बोलते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन बनता कैसे है? एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक शारीरिक आवश्यकता नहीं है? भूख, प्यास, नींद, काम। और एक दे देगा अपना एक तरीके से पुरस्कार, तो पुरस्कार एक शारीरिक आवश्यकता नहीं है। एक तो इनके अंदर से क्वेश्चन बनेगा और एक क्वेश्चन बनता है, यानी इसमें से एक क्वेश्चन बनता है अंदर से, एक क्वेश्चन बनता है बेसिक नीड्स कौन सी नहीं है, एक क्वेश्चन बनता है सर्वाइवल नीड्स कौन सी नहीं है, एक क्वेश्चन बनता है मेटा नीड्स कौन कौन सी है, एक क्वेश्चन बनता है डेवलपमेंटल नीड्स कौन कौन सी हैं। तो हमको याद रखना है, एक तो देखो याद रखना है क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से बनता है अपना असेंडिंग ऑर्डर, जिसे अपन बोलते हैं आरोही क्रम। आरोही के बारे में अपन जानते हैं आरोही क्रम, और दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसे अपन अवरोही क्रम या घटता क्रम बोलते हैं। यानी दो तरीके के ऑर्डर हैं, पहला है आरोही क्रम जिसे बढ़ता क्रम बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर जिसे अपन अवरोही यानी घटता क्रम। आपसे ये पूछ लेगा अब्राहम मैस्लो की जो नीड्स हायरार्किक थ्योरी है, इसमें जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं का एक ऑप्शन का सही विकल्प का चुनाव कीजिए जिसमें आवश्यकताओं को असेंडिंग ऑर्डर में रखा गया हो, यानी एक तरीके से बढ़ते क्रम में रखा गया हो। तो सबसे पहले शारीरिक सुरक्षात्मक प्रेम, स्नेह, आत्मसम्मान, आत्मसिद्धि, फिजियोलॉजिकल सेफ्टी, लव, सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर से पूछता है भाई अवरोही क्रम यानी घटता क्रम, तो सबसे पहला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्टीम, लव, सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल नीड्स।
यानी इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेसिक नीड्स से, एक क्वेश्चन मेटा नीड्स से, एक क्वेश्चन सर्वाइवल नीड्स से, एक क्वेश्चन डेवलपमेंटल नीड्स से, और एक क्वेश्चन बनता है इसमें से असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर से बनता है, और एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से अंदर से पूछ लेगा इनमें से कौन सी आवश्यकता नहीं है। एक क्वेश्चन भाषाई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने बोला कि एक माँ भोजन के लिए अपने बच्चों को बेच देती है, तो वो अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत की कौन सी आवश्यकता के लिए ऐसा कर रही है। तो ध्यान रखना है कि वो जो माँ है अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी अपनी शारीरिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने बच्चे को बेच रही है। तो यहाँ याद रखने वाली बात क्या है, यानी इसी तरीके से ध्यान रखना कि एक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है जब व्यक्ति को दूसरी आवश्यकता महसूस होती है। आप जानते होंगे जैसे कि आपके घर में कोई जैसे नौकर हो, यानी कई लोगों के घर में नौकर होते हैं, या कोई एक अपने घर में एक आदमी को लगा रखा है, एक कोई नौकर है या कोई एक तुम्हारा दोस्त है, कोई एक व्यक्ति है, तो एक नौकर आपने अपने घर में लगा रखा है। तो जब नौकर शुरुआत में आता है तो शुरुआत में बहुत मेहनत और लगन के साथ काम करता है। जब उसे 1-2 साल हो जाती हैं, अच्छा खासा खाने पीने के लिए मिलने लगता है, यानी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती है, तो फिर अपन बोलते हैं भाई पहले तो करता नहीं था, अब तो ये बड़ा मकरान लगो है। तो वो मकरावत ना, कारण मकराने का नहीं है, कारण ये है कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई है, अब वो सेफ्टी नीड्स की ओर पलायन कर रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ आपको ये 2 आवश्यकताएं समझ में नहीं आई होंगी। एक तो सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान क्या होता है, ये भी समाज किससे संबंधित है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी स्वयं को यथार्थ यानी स्वयं को वास्तविक सिद्ध करना। जैसे कि मैं अपने ऊपर एक एग्जाम्पल दूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत सारी मेहनत करता हूँ, मेहनत करने के बाद यानी जब कोई, अब इस टाइम आपने देखा होगा बहुत सारे समाज सेवी हैं, बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति हैं, तो वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं कि जो कोरोना जैसी महामारी देश में चल रही है, तो इस महामारी के संकट का जो समय है, इस समय में काफ़ी मजदूर पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल बेचारे अपने अपने घरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो उन मजदूरों के लिए कई व्यक्ति खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, फल दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, वाटर पिला रहे हैं। तो ये क्या है, उनको इस काम को करने में अनुभूति मिलती है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसे कहा जाता है, आत्मसिद्धि क्या है, यानी वे आवश्यकताएं जिनमें व्यक्ति को आनंद की अनुभूति हो कि अब इससे बढ़कर के मेरे सामने कोई और काम नहीं है, उनको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये पुण्य धर्म वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में आती हैं। ठीक है क्या? आई होप दोस्तों ये थ्योरी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेने का कष्ट करें, इसके बाद और आगे बताता हूँ। इसके बाद इसी सिद्धांत में आपको और बात बताना चाहूँगा आपको कि अब्राहम मैस्लो ने सन 1959 में अपने सिद्धांत में संशोधन किया, 3 और आवश्यकताओं को बताया, यानी आवश्यकताएं कुल 5 हैं, आपको ध्यान रखना है। 1959 में एक संशोधन किया अब्राहम मैस्लो ने, क्या किया, अपनी थ्योरी में संशोधन किया। संशोधन के बाद 3 आवश्यकताओं को और जोड़ा। पहली आवश्यकता क्या थी, पहली थी उत्तेजना, दूसरी थी एकीकरण और तीसरी थी आध्यात्मिकता। तो ध्यान रखना, यानी अब्राहम मैस्लो ने प्रथम संशोधन जो अपनी थ्योरी में जो 1959 में संशोधन किया था, कौन सी 3 आवश्यकताओं को जोड़ा था, एक थी उत्तेजना, एकीकरण और आध्यात्मिकता। ये 3 आवश्यकताएं थी, इन 3 आवश्यकताओं को जोड़ा गया था। जो आध्यात्मिकता है इसको मैस्लो ने अपनी भाषा में क्या कहा है, बी मोटिवेशन कहा। याद रखना, बी मोटिवेशन कौन सी आवश्यकता होती है, तो बी मोटिवेशन आध्यात्मिकता की जो आवश्यकता होती है उसको अब्राहम मैस्लो ने क्या बोला है गाइज, बी मोटिवेशन बोला है। ये अपना अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है। इसके बाद अपन देखते हैं अगली थ्योरी। इस थ्योरी का नाम क्या है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, तो इस थ्योरी के बारे में अपन देखते हैं। अगली थ्योरी है, इस थ्योरी का नाम है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अगला सिद्धांत कौन सा है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, यानी इसको थ्योरी ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट,
थ्योरी ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट बोलते हैं ऑफ मोटिवेशन, यानी अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इस थ्योरी से एक नई क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो गाइस अब हमको समझना है थ्योरी ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट। तो याद रखना है थ्योरी ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट यानी बेसिक इंस्टिंक्ट होती क्या है। गाइस सबसे पहले मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत को समझने से पहले प्यारे मित्रों हम समझेंगे मूल प्रवृत्ति शब्द होता क्या है। मूल प्रवृत्ति यानी मूल प्रवृत्ति शब्द के बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले देखिए मूल प्रवृत्ति होती क्या है। मूल का याद रखना, मूल शब्द का याद रखना जन्म। अपन बोलते हैं कि मूल निवासी, मूल निवासी का मतलब यहाँ के आप मूल निवासी हो, मूल का मतलब आप जन्म से यहाँ पे रह रहे हो, तो मूल का मतलब जन्म। और प्रवृत्ति का अपन बोलते हैं, प्रवृत्ति क्या होता है, हमारे मन का झुकाव होता है। क्या होता है, मन का झुकाव, यानी व्यक्ति का जन्म से ही किसी कार्य को करने के लिए जो मन का झुकाव होता है, यानी ऑटोमेटिक जो मन का झुकाव होता है जन्म से ही, यानी उसको कोई सिखाता नहीं है। जैसे कि यहाँ से आपके सामने अचानक सांप आ जाए तो आप क्या करने लगोगे, भागने लगोगे, पलायन करने लगोगे। क्या आपने आपको किसी ने सिखाया है, नहीं सिखाया ना, क्योंकि आपका मन का झुकाव वो जन्म से ही है। क्या है, मन का झुकाव कैसे है, जन्म से ही। तो याद रखना मूल प्रवृत्ति किसे कहा जाता है कि किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति का जन्म से जो मन का झुकाव बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति कहते हैं। गाइस आई होप ये लाइन आपको जरूर समझ में आई होगी, मूल प्रवृत्ति वाली यानी थ्योरी ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट। ये था मूल प्रवृत्ति शब्द का अर्थ। अब मूल प्रवृत्ति शब्द का अर्थ के बाद अब अपन जानेंगे इस शब्द की उत्पत्ति। इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। याद रखना कि मूल प्रवृत्ति शब्द 20वीं शताब्दी से मनोविज्ञान में यूज किया जा रहा है। कौन सी शताब्दी से, 20वीं शताब्दी से। और मूल प्रवृत्ति शब्द को यूज करने वाला सबसे पहले कौन था, विलियम जेम्स। याद रखना मूल प्रवृत्ति किसे कहते हैं कि यानी व्यक्ति का वो जन्मजात मन का झुकाव जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। और मूल प्रवृत्ति शब्द की उत्पत्ति 20वीं शताब्दी से मानी जाती है। और मूल प्रवृत्ति शब्द किसके द्वारा दिया गया था, सबसे पहले विलियम जेम्स के द्वारा मूल प्रवृत्ति शब्द दिया गया था। देखिए मूल प्रवृत्ति शब्द देने के साथ साथ जो मनोविज्ञान का नींव मानी जाती है, सन 1890 में विलियम जेम्स की एक पुस्तक आई। इस पुस्तक को प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। इस पुस्तक का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। यानी सन 1890 में विलियम जेम्स की एक बुक आई थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो इस प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जिसको मनोविज्ञान का बेसिक कहा जाता है, नींव या आधार कहा जाता है, तो इस बुक में विलियम जेम्स ने क्या किया है, मूल प्रवृत्ति की विस्तार से व्याख्या की है। व्याख्या के साथ साथ इन्होंने मूल प्रवृत्ति से संबंधित दो बातें बताई हैं। कौन कौन सी दो बातें हैं। पहली बात इन्होंने बताई है कि मनुष्य यानी पशुओं की तुलना में, पहली बात कौन सी बताई है, पहली बात बताई है कि पशुओं की तुलना में जो मनुष्य होता है वो अधिक मूल प्रवृत्तियों का सहारा लेता है। जो पशु होते हैं उनकी तुलना में मनुष्य, यानी ये मान के चलो पशु इतनी मूल प्रवृत्तियों का सहारा ले रहे हैं तो मनुष्य इतनी मूल प्रवृत्तियों का सहारा ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, मनुष्य के पास क्या है, विवेक है, इसलिए मनुष्य ऐसा कर पा रहा है। ठीक है क्या। दूसरी बात इन्होंने क्या कही अपनी इस बुक में, दूसरी बात बेसिक इंस्टिंक्ट से लेकर के इन्होंने कहा कि चाहे तो पशुओं की मूल प्रवृत्ति हो, चाहे पशु मूल प्रवृत्ति हो, चाहे मानव मूल प्रवृत्ति हो, दोनों ही मूल प्रवृत्ति कैसी होती हैं, उद्देश्यपूर्ण होती हैं। दोनों ही मूल प्रवृत्ति कैसी होती है। दूसरी बात क्या बताई, चाहे मानव मूल प्रवृत्ति हो या फिर पशु मूल प्रवृत्ति हो, दोनों ही मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं गाइस, उद्देश्यपूर्ण होती हैं, जो व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाती हैं। क्या सिखाती हैं गाइस, जो व्यक्ति को वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाती हैं। यानी विलियम जेम्स की दो बातें थी। पहली बात यानी पशुओं की तुलना में मनुष्य अधिक मूल प्रवृत्तियों का सहारा लेता है क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है। ठीक है क्या। दूसरी बात इन्होंने कही कि पशुओं की यानी पशु मूल प्रवृत्ति हो चाहे मानव मूल प्रवृत्ति हो, दोनों ही मूल प्रवृत्तियां उद्देश्यपूर्ण होती हैं, जो कि व्यक्ति को यानी जो कि दोनों को वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाती हैं। तो आई होप दोस्तों ये समझ में आपको जरूर आ गया होगा। ये विलियम जेम्स की बातें थी बेसिक इंस्टिंक्ट से संबंधित। अब मैं बात करता हूं कि जो थ्योरी ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट, ये सिद्धांत मूल प्रवृत्ति का दिया किसने था,
मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया किसने था? तो याद रखना है इंग्लैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल के द्वारा मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत? विलियम मैकडूगल के द्वारा। कब दिया गया था? 1908 में दिया गया था। 1908 में दिया गया था विलियम मैकडूगल के द्वारा। इनकी एक बुक थी अन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक बुक में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गाइज, कौन सी बुक में इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक बुक में इन्होंने अपनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी मूल प्रवृत्तियों से संबंधित विलियम मैकडूगल एक बात बताते हैं कि मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का उद्गम है। यानी मूल प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सी बात बताई विलियम मैकडूगल ने? मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार का क्या है? उद्गम है। उद्गम मतलब स्प्रिंग्स ऑफ बिहेवियर। यानी मूल प्रवृत्तियों को क्या कहा विलियम मैकडूगल ने? स्प्रिंग्स ऑफ बिहेवियर। यानी स्प्रिंग्स का मतलब आप जानते होंगे, उद्गम। स्प्रिंग्स यानी कहने का मतलब है जब बंदूक में क्या होती? स्प्रिंग्स होती जो कि गोली को बाहर निकाल देती है। उसी तरीके से जो मानव का व्यवहार होता है, उस व्यवहार का उद्गम, वो व्यवहार स्प्रिंग्स किसके माध्यम से होता है? तो वो व्यवहार स्प्रिंग्स होता है बेसिक इंस्टिंक्ट के द्वारा होता है। यानी विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के संबंध में क्या कहा कि मूल प्रवृत्ति मानव व्यवहार का क्या है? उद्गम है। जो मनुष्य का व्यवहार जो हमें दिखाई पड़ता है, तो वो क्या मनुष्य का व्यवहार किसके द्वारा होता है? तो मूल प्रवृत्ति के द्वारा होता है। यानी जो व्यवहार है वो किसके द्वारा है? मूल प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है। यानी चलिए आगे चलते हैं। यानी स्प्रिंग्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर किसने कहा? विलियम मैकडूगल ने। याद रखना, इन्होंने जो थ्योरी दी थी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत 1908 में इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक बुक में, अन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक बुक में विलियम मैकडूगल ने ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने मूल प्रवृत्ति को मानव व्यवहार का उद्गम माना। जो मनुष्य का व्यवहार है, जैसे देखा जाए तो अपन को डर लग रहा है, अपन भाग रहे हैं, ये किसके द्वारा भाग रहे हैं? अपना व्यवहार भागने का हुआ किसके द्वारा? मूल प्रवृत्ति के द्वारा। तो विलियम मैकडूगल को मूल प्रवृत्ति का जनक माना जाता है। याद रखना, मूल प्रवृत्ति शब्द किसने दिया था? विलियम जेम्स ने। मूल प्रवृत्ति का जनक कौन है? विलियम मैकडूगल। तो इन्होंने क्या किया? विलियम मैकडूगल ने बताया, देखो मूल प्रवृत्ति क्या है कि व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्तेजित करने वाले जो मन का झुकाव होता है उसको मूल प्रवृत्ति अपन कहते हैं। एक तरीके से ये भी होता है। तो विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति अपने इस सिद्धांत में मूल प्रवृत्तियों के संबंध में बताया कि मानव व्यवहार मूल प्रवृत्तियों के द्वारा, यानी मनुष्य के व्यवहार का उद्गम होता है। तो इन्होंने क्या है, मानव व्यवहार से संबंधित 14 मूल प्रवृत्ति बताई और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का क्या बताया? एक एक संवेग बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक साइड मूल प्रवृत्ति ले लेता हूँ, एक साइड क्या ले लेता हूँ? संवेग ले लेता हूँ। एक साइड यानी BI का मतलब बेसिक इंस्टिंक्ट, यानी एक साइड मैंने ले लिया इमोशन, एक साइड क्या है? इमोशन, और एक साइड BI यानी बेसिक इंस्टिंक्ट। यानी इधर भी इमोशन और ये BI यानी बेसिक इंस्टिंक्ट यानी मूल प्रवृत्ति। तो इमोशन में मैंने सबसे पहला इमोशन लेता हूँ, सबसे पहला संवेग ले लिया मैंने, जैसे भय, फियर, भय या डर, भय या फिर मैं इसको डर भी बोल दूँ, भय या डर। जब हमारे सामने, एक बात और याद रखना कि मूल प्रवृत्ति और संवेग इन दोनों में से पहले व्यक्ति के अंदर क्या आता है? पहले संवेग आता है। संवेग किसको जन्म देता है? मूल प्रवृत्ति को जन्म देता है। और जो मूल प्रवृत्ति होती है वो जो मानव व्यवहार को जन्म देती है। याद रखना, सबसे पहले व्यक्ति के अंदर क्या आता है? संवेग। संवेग के बाद आती है मूल प्रवृत्ति, और मूल प्रवृत्ति से क्या बनता है? ह्यूमन बिहेवियर। क्या बनता है? ह्यूमन बिहेवियर। ये एक सीक्वेंस है, बिल्कुल आपको गाइस रट्टा मारना है, ये सीक्वेंस समझना है। यानी सबसे पहले इमोशंस आता है,
है इमोशंस के द्वारा क्या पैदा होती है, मूल प्रवृत्ति। वो मूल प्रवृत्ति किस में बदल जाती है, ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार में। याद करना, इस सीक्वेंस को नोट भी कर लेना आप, ये एक सीक्वेंस है जो कि इस थ्योरी को अच्छी तरीके से समझने में काम देगा। यानी सबसे पहला संवेग मैंने बताया भय या डर। तो जब हमको डर लगता है तो हम क्या करते हैं गाइस, पलायन। मान के चलो कि जहाँ एकदम सांप आ जाए, नार आ जाए, शेर आ जाए तो हम क्या करेंगे, डंडे के में भागेंगे। तो भय, जब हमको डर लगता है तो हम क्या करने लगते हैं, भागने लगते हैं। इसके बाद मैं अगला संवेग लूँ, जैसे क्रोध। जब व्यक्ति को क्रोध आ जाता है तो क्रोध के आने पर व्यक्ति क्या करने लगता है, क्रोध के आने पर व्यक्ति युद्ध करने लगता है। और युद्ध करने लगता है उसको क्या कहा जाता है, युयुत्सा। यानी भय एक संवेग है और पलायन एक क्या है, मूल प्रवृत्ति है। यानी भय एक संवेग है, पलायन एक क्या है, मूल प्रवृत्ति है। क्रोध एक संवेग है, युयुत्सा एक क्या है, मूल प्रवृत्ति। क्रोध आ रहा है पर लेकिन वो क्रोध यदि युद्ध में बदल जाता है तो वो मूल प्रवृत्ति हो जाती है। और मूल प्रवृत्ति क्या है, मानव व्यवहार हो जाता है। दोस्तों कोई भी चीज़ समझते हो, साइकोलॉजी वेरी इजी सब्जेक्ट। कोई भी चीज़ समझते हो दिल से समझो। यानी कहने का मतलब है दिल से समझो, दिल से समझो। दोस्तों इश्क शब्द को तो आप यूं ही बदनाम करते हो। इश्क हो या मोहब्बत हो या महबूबा हो, ये सब सूफियों के खालिका में मिलता है। यानी ये सब सूफियों के द्वारा दिए गए शब्द हैं, पर लेकिन इश्क को तो हमने यूं ही बदनाम किया गया है। इश्क को तो हमने यूं ही बदनाम किया है। इश्क लगाना है तो इश्क किताबों से करो, इश्क करना है तो किताबों से करो। यानी इश्क का हम गलत जगह पर इस्तेमाल करते हैं और इश्क को क्या करते हैं, बदनाम करते हैं। अगर इश्क करना है तो मनोविज्ञान से करो, टीचर जरूर बनोगे। ये इश्क नहीं आसान तुझको बताना है, ये आग का दरिया है तुझे डूब के जाना है। यानी ये इश्क आसान नहीं है, ये मुझे तुझको बताना है, ये आग का दरिया है तुझे डूब के जाना है। यानी साइकोलॉजी वेरी इजी सब्जेक्ट, केवल दिल से समझो, इश्क करो, मोहब्बत करो, किताबों से करो, मनोविज्ञान से करो, सिलेक्शन निश्चित होगा, ये मेरा दावा है। यानी क्रोध की मूल प्रवृत्ति क्या है, युयुत्सा। देखो क्रोध व्यक्ति को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर देता है, युद्ध करने के लिए आगे बढ़ाता है। इसके बाद अगला संवेग मैंने लिखा घृणा। ठीक है क्या, जब हमको किसी से घृणा है, आई हेट यू, मुझे तुमसे नफरत है। आई हेट यू, मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। तो जब हमको किसी से क्या हो जाती है, घृणा, तो हम उससे क्या पाना चाहते हैं, निवृत्ति या फिर छुटकारा। क्या पाना चाहते हैं, निवृत्ति या फिर छुटकारा। यानी निवृत्ति को ही अपन छुटकारा बोलते हैं, घृणा। इसके बाद चौथा है वात्सल्य। वात्सल्य एक संवेग कब प्रकट होता है, वात्सल्य अपन कहते हैं जब हम किसी दूसरे के बच्चे को देखते हैं खेलता हुआ। देखो हम तो ये कह रहे हैं कि अगर पढ़ाई पे ध्यान दोगे, किताबों से इश्क करोगे, मनोविज्ञान से मोहब्बत करोगे तो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। नहीं तो ये वात्सल्य संवेग तुम्हारे अंदर आते रहेगो। वात्सल्य संवेग होता क्या है, पड़ोसियों के बच्चे को देखा, पड़ोसी के बच्चे को देखने के बाद हमारे अंदर भी इच्छा जागृत होती है कि हमारे भी काश ऐसे बच्चे हों। तो क्या जागृत हो जाती है व्यक्ति के अंदर, संतान कामना। जब वात्सल्य संवेग आता है तो व्यक्ति क्या करने लगता है, संतान कामना। सिलेक्शन है जाओ तो ये वात्सल्य संवेग एक तरीके से ठीक रहेगो। वात्सल्य इसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, संतान कामना। पांचवा है करुणा। करुणा, तो करुणा, जब हमारे अंदर करुणा का भाव आता है तो हम किसको प्राप्त कर लेते हैं, शरणागति, यानी शरण की ओर गति कर जाते हैं। और अगला देखें तो कामुकता। कामुकता, लस्ट। कामुकता जिसे बोलते हैं लस्ट,
जब हमारे अंदर कामुकता का भाव जागता है तो हम किधर की ओर भगते हैं? जब हमारे अंदर लस्ट नामक इमोशन आता है तो बेसिक इंस्टिंक्ट आती है सेक्स। यानी जब हमारे अंदर कामुकता का भाव होता है तो हम किधर की ओर भगते हैं? काम प्रवृत्ति की ओर। यानी लस्ट, जब हमारे अंदर लस्ट का इमोशंस पैदा होता है तो हम सेक्स करने के लिए एक तरीके से वो होते हैं। यानी कामुकता, काम प्रवृत्ति, लस्ट यानी सेक्स। इसके बाद जो 7वें नंबर की ओर मूल प्रवृत्ति में निकालना चाहूँ तो आश्चर्य। आश्चर्य एक तरीके से जब कहीं क्या हो जाए, आश्चर्य हो जाए या फिर कोई कौतूहल हो जाए, तो एक तरीके से जब कोई आश्चर्य हो जाए कि भाई के का भो कि एक अचंबा सुनो रे भाई, पहले पूत बाद में माई। एक अचंबा हुआ है किसी गांव में, एक आश्चर्य हुआ है कि पहले पुत्र पैदा हो गया उसके बाद माँ का जन्म हुआ है। तो भाई ऐसा कहाँ हुआ है? ऐसा होता ही नहीं है। तो हमारे अंदर इस प्रकरण के बारे में क्या हो जाएगी? जानने की इच्छा। यानी आश्चर्य या कौतूहल, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है? जिज्ञासा। तो ये अभी मैंने 7 संवेग लिखे, प्रत्येक संवेग की एक एक क्या बताई? मूल प्रवृत्ति। यानी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है, ऐसे भी पूछ लेता है वो। इसके बाद मैं और देखता हूं आश्चर्य। आश्चर्य के बाद अब 2 हैं, एक होती है सेल्फ नेगेटिव फीलिंग और एक होती है सेल्फ पॉजिटिव फीलिंग। सेल्फ नेगेटिव फीलिंग को अपन बोलते हैं आत्मभिमान। आत्मभिमान या आत्मभिमान। और जो अपना एक होता है आत्महीनता, जिसे अपन सेल्फ नेगेटिव फीलिंग बोलते हैं, आत्महीनता। और इसके बाद है एकाकीपन, एक संवेग है एकाकीपन। एकाकीपन। इसके बाद है भूख। इसके बाद है स्वामित्व। इसके बाद है कृतिभाव। इसके बाद है आमोद। इसे अपन मनोविनोद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनोविनोद भी बोलते हैं। देखो, आत्माभिमान, जब हमें स्वयं पर अभिमान होता है, जब हमें स्वयं पर अभिमान होता है तो हम अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करते हैं या फिर हम अपने अंदर गौरव महसूस करते हैं। तो आत्माभिमान मूल संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या होगी? श्रेष्ठता या गौरव। श्रेष्ठता या गौरव। आत्महीनता, जब हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला, मैं दुनिया तेरी छोड़ चला। ये दुनिया कब छोड़ करके जाते हैं? जब हमारे अंदर खुद की प्रति क्या आ जाती है? नेगेटिव फीलिंग, आत्महीनता। इसका जो मूल प्रवृत्ति क्या है? समर्पण या फिर दैन्यता। क्या है इसकी मूल प्रवृत्ति? समर्पण या दैन्यता। मैं दुनिया तेरी छोड़ चला। तो जब हमें क्या हो जाती है? अपने अंदर नेगेटिव फीलिंग आ जाती है तो हम क्या कर देते हैं? अपने आप का समर्पण कर देते हैं। समर्पण या दैन्यता। एकाकीपन, हमारे अंदर जब एकाकीपन आता है, कब? जब हम अपने आप को अलग महसूस करते हैं। सामूहिकता का अभाव, सामूहिकता का अभाव। अभी सबन के अंदर ये वालों संवेगों की मूल प्रवृत्ति बहुत चल रही है। एकाकीपन, सामूहिकता का अभाव। कोरोना से बचना है तो एकाकीपन में रहो, सामूहिकता के अभाव को सेल्फ आइसोलेट यानी अलगाव। सामूहिकता का अभाव, अलग अलग रहो यानी हमसे दूर, यानी एकाकीपन, सामूहिकता का भाव। भूख, जब हमें भूख लगाते हैं, हम छोटे रहते या हम अबू देखें, हमें भूख लगाते तो हम क्या करते हैं? किचन में जाएंगे, जा डब्बा देखेंगे, बा डब्बा देखेंगे, जा बर्तन खोलेंगे, बा बर्तन खोलेंगे। यानी ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हमको भूख लग रही है। और भूख एक संवेग है, भूख एक संवेग है जो हमें भोजन को खोजने के लिए, भोजन अन्वेषण मूल प्रवृत्ति की ओर हमें क्या कर रहा है? धक्का मार रहा है। यानी भोजन अन्वेषण,
भूख का क्या होगा, भोजन अन्वेषण, यानी भूख एक मूल प्रवृत्ति है तो इसका संवेग क्या होगा, भोजन अन्वेषण। स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब जानते हो, अपनापन, यानी अपनापन यानी अपनत्व। जब किसी चीज़ पर अपनत्व की भावना आ जाती है, यानी कहने का मतलब है जब किसी चीज़ पर अपनत्व की भावना आ जाती है, जब हम किसी भी चीज़ के स्वामी हो जाएं। हमारे पास से एक फैक्ट्री हो तो हम पैसा इकट्ठा करेंगे, संग्रहण प्रवृत्ति आएगी जिससे हम दूसरी फैक्ट्री डाल सकें। तो स्वामित्व का मतलब संग्रहण प्रवृत्ति, यानी संग्रहण प्रवृत्ति यानी इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। कृति भाव यानी रचनात्मकता यानी सृजनात्मकता। जब हमारे अंदर क्या होता है, कृति भाव पैदा होता है तो हम क्या करने लगते हैं, सृजन करने लगते हैं, रचनात्मक या आमोद या मनोविनोद, तो हम क्या करने लगते हैं, हास्य, हंसने लगते हैं जब हमारे अंदर आमोद आता है। तो दोस्तों ये मैंने 14 संवेग और प्रत्येक संवेग की एक मूल प्रवृत्ति यानी 14 मूल प्रवृत्ति और प्रत्येक का एक एक मैंने संवेग आपको बता दिया है और विथ एक्सप्लेन मैंने समझा दिया है। अब यहाँ से और इम्पोर्टेंट बात क्या है, देखिए विलियम मैकडूगल ने बताया है, क्या ये सभी संवेग मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षियों में भी होते हैं? आप ये बताइए, कृति भाव पक्षियों में होता है, कृति भाव पक्षियों में होता है भाई, कृति भाव होता है, रचनात्मकता होती है, जब अपना घोंसला बनाते हैं तो इंसान से भी सुंदर बना देते हैं तिनकों को जोड़ जोड़ करके। ये मूल प्रवृत्ति पशु पक्षियों में होती है, ये मूल प्रवृत्ति किस में होती है, पशु पक्षियों में होती है। कौन सी, रचनात्मकता भी होती है, संग्रहण प्रवृत्ति भी होती है, इकट्ठा करने की प्रवृत्ति भी होती है पशु पक्षियों में, भोजन अन्वेषण भी होती है, सामूहिकता का भाव, समर्पण, दैन्यता। अब आप ये कहोगे भाई ये सारी चीज़ें होती हैं पशु पक्षियों में, तो याद रखना विलियम मैकडूगल की एक बात याद रखना, ऐसी कौन सी मूल प्रवृत्ति है जो केवल मनुष्य में पाई जाती है? याद रखना, हास्य एक ऐसी मूल प्रवृत्ति है जो केवल किस में पाई जाती है, मनुष्य में पाई जाती है। बाकी की जो 14 मूल प्रवृत्ति विलियम मैकडूगल ने बताई है वो मनुष्य एवं पशु पक्षियों सभी में पाई जाती है, केवल हास्य को छोड़ करके। हास्य एक ऐसी मूल प्रवृत्ति है जो केवल और केवल किस में पाई जाती है, मनुष्य में पाई जाती है। याद रखना, ऐसी कौन सी मूल प्रवृत्ति है जो केवल और केवल व्यक्ति इंसान यानी मनुष्य में पाई जाती है, हास्य। पशु पक्षी जीव जंतु जानवर ये सभी हंस नहीं सकते हैं, मनुष्य क्या कर सकता है, हंस सकता है। यानी मैकडूगल के अनुसार सारी मूल प्रवृत्तियां ये पशु पक्षियों जीव जंतुओं में पाई जाती हैं, लेकिन मनुष्य में केवल कौन सी पाई जाती है, हास्य एक ऐसी मूल प्रवृत्ति जो केवल मनुष्य में पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विलियम मैकडूगल के अनुसार सबसे प्रबल संवेग कौन सा है? प्रबल संवेग यानी सबसे बेटर इमोशन कौन सा है, सबसे अच्छा संवेग कौन सा है जो व्यक्ति के अंदर जल्दी मूल प्रवृत्ति पैदा करता है? सबसे प्रबल संवेग, देखो ये संवेग आते हैं बाकी के अलावा भय या डर को छोड़ करके, ये सभी संवेग मूल प्रवृत्ति पैदा व्यक्ति के अंदर करते हैं, पर लेकिन मूल प्रवृत्ति पैदा करते समय थोड़ा क्या लगता है, टाइम लगता है। जो सबसे फास्ट जो इमोशन है जो व्यक्ति के अंदर तुरंत मूल प्रवृत्ति पैदा करता है वो है पलायन, यानी वो क्या है, भय। याद रखना, फियर एकमात्र ऐसा संवेग है जो व्यक्ति के अंदर सबसे जल्दी मूल प्रवृत्ति पैदा करता है। गाइस इस बात को मुट्ठी में बांध करके रखना, डर एक ऐसा संवेग है जो सबसे जल्दी सबसे तीव्रतम यानी स्पीडी बेसिक इंस्टिंक्ट को स्प्रिंग्स करता है, यानी सबसे तीव्रतम मूल प्रवृत्ति को पैदा करता है। बाकी के ये भी संवेग मूल प्रवृत्ति लाते हैं, पर लेकिन याद रखना यानी हास्य केवल मनुष्यों में पाई जाने वाली मूल प्रवृत्ति है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भय या डर एक मूल जो संवेग है उसको विलियम मैकडूगल ने सबसे प्रबल संवेग माना है। ठीक है क्या गाइस, ये अपना था बेसिक इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विलियम मैकडूगल। दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगला लेक्चर हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। जब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।